हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि जेल वार्डर का एग्जाम जो है वो नवंबर में होना है। अगस्त आपका ख़त्म ही हो चला है, आज 28 अगस्त है, ठीक है ना। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर को आप ऐड नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम पे मैं केवल और केवल आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगा, प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा। तो केवल 2 महीने अभी आपके पास हैं। तो अगर इन 2 महीने में आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे चैनल से कर लो, क्योंकि ये 86 वीडियो है जेल वार्डर की। और अगर आप जीके की वीडियो काउंट करोगे तो लगभग 65 वीडियो जीके की हो गई, 70 वीडियो रीजनिंग की हो गई। ये सारी वीडियो अगर आप काउंट कर लोगे तो 150 के आसपास या 200 के आसपास आपकी निकल जाएंगी जी, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों का जो सपोर्ट है वो मेरे चैनल पर, मेरी वीडियो पर देखने को नहीं मिलता, तो बहुत ज़्यादा दुख होता। 500 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ। अगर आपको लगे कि इस वीडियो के दौरान कुछ भी नया सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं, उन्हीं के कमेंट देखकर ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। ये जो सीरीज है वो कंटिन्यू मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। मिल कुछ नहीं रहा है, आप लोग जानते होंगे ये सारी चीजें। 39 वाला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। तो हिंदी की भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 8। एक बार मैंने बताई भी थी कौन कौन सी, है ना। अगर आपको नहीं पता तो फिर से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी भाषा की कितनी प्रख्यात बोलियां हैं। 8 हैं, ठीक है। कौन कौन सी ये बता चुका हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार बताना। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। और किसके द्वारा लिखा गया है, ये चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। ये क्वेश्चन एक बार और हो चुका, जल्दी बताओ। आदिकाल आपका है, भक्ति काल आपका है, उत्तर मध्य काल, आधुनिक काल। अब कौन सा काल नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा संयुक्त काल, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है कि क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। कौन सी क्रियापरक व्याकरणिक कोटि है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका कारक। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये एक व्याकरण की कोटि है, ठीक है ना। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है, तो ये चूड़ी अच्छी थी में थी जो है ये एक योजक क्रिया है। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस के मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु क्या कहलाती हैं, जल्दी बताओ। तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं साधित सकर्मक धातु। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातुएं अकर्मक एवं सकर्मक दो प्रकार की होती हैं। मूल अकर्मक धातु में प्रत्यय जोड़कर सकर्मक एवं प्रेरणार्थक धातुएं बनाई जाती हैं, ठीक है ना। और विकल्प में पहले ही से बता दिया गया है, सकर्मक धातु दिया गया है, अतः यही उत्तर होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारंग ले सारंग चल कई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाई के सारंग गई कई गई चोट। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ यमक अलंकार होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। जब एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है, यानी कि जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, तो जुगुप्सा जो है ये बीभत्स रस का स्थायी भाव है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है, कौन सा छंद का प्रकार नहीं है। चौपाई छंद होता, दोहा होता, सोरठा होता, दृष्टांत अलंकार होता, छंद थोड़ी ना है। तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत हैं। ये सारी जो संधि है वो संधि के किस मूल के अंतर्गत आती हैं, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका स्वर संधि। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 से 50 आपको समास बताना है। पथ भ्रष्ट में कौन सा समास होगा, पथ से भ्रष्ट हो जाना तो पथ भ्रष्ट, और जहां कारक चिन्हों का बोध हो जाता है वहां आंख बंद करके तत्पुरुष समास लगा दिया करो। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, पहला पद संख्यावाचक है तो आंख बंद करके द्विगु समास लगा दो। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो किस कृति के लिए मिला था? चिदम्बरा के लिए मिला था। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कई बार आया एग्जामिनर आपसे यही पूछ लेता है कि चिदम्बरा किसकी कृति है, तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी की है, और पूछता इसलिए ही है क्योंकि इसी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला गया था। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो ब्रज भाषा का जो विकास है वो किस अपभ्रंश से हुआ? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा शोरसेनी अपभ्रंश। 58 से बाकी के जो क्वेश्चंस है ना, 53 से 57 ये गद्यांश में चले गए। 58 से 62 आपको क्या करना है? ये एक भाग को एक जो भाग के उसको चार भागों में विभक्त कर दिया गया है। जो भाग गलत है उसकी आपको चुनना है। रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। तो अब देखो, ये क्वेश्चन हो चुका है एक बार, बिल्कुल सेम टू सेम हो चुका, मुझे पढ़ करके याद आ गया। तो देखो सबसे श्रेष्ठतम, अब देखो श्रेष्ठतम भी लगा और सबसे भी लगा, तो श्रेष्ठतम की जगह सबसे नहीं लगेगा, इसलिए दूसरा ऑप्शन में यहाँ पर त्रुटि है। ठंड के दिनों में प्रातःकाल के समय सर्दी काफी बढ़ जाती है। देखो प्रातःकाल जो है वो पहले से ही एक समय का धारक है, समझ रहे हैं ना, और यहाँ पर समय भी लगा दिया तो ये समय वर्ड नहीं लगेगा, तो इस पार्ट के बी पार्ट में ही गलती है। जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी। देखो विसर्जन नहीं होता, क्या होता है? विसर्जित हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? सभा जो है वो विसर्जित हो चुकी थी, यानी कि इसके कौन से भाग में गलती है? तो यहाँ पर तीसरे भाग में गलती है, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी। जल्दी बताओ। तो इसके किसी पार्ट में गलती नहीं है, तो ये कोई त्रुटि नहीं होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। अब खुद बताओ, शुद्ध गाय का घी, गाय का शुद्ध घी होता, तो इसके बी पार्ट में ही गलती है। 63 से 67 आपको क्या करना है? देख लीजिए, चार समानार्थक वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। पत्थर को जोंक नहीं लगती, ठीक है, इसका आपको अर्थ बताना है कि इसका सही अर्थ क्या होगा। पत्थर को जोंक नहीं लगती, तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता, चौथा ऑप्शन करेक्ट। विहंगम दृष्टि, इसका सही अर्थ क्या होगा? विहंगम दृष्टि का, तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सरसरी नजर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। वाणी प्लस औचित्य का सही संधि क्या होगा? तो इसका सही संधि क्या हो जाएगी? वाणियोचित, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। अनवीक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा? अनवीक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनवीक्षण का संधि विच्छेद हो जाएगा अनु प्लस ईक्षण, यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट। सी तरतु का संधि विच्छेद क्या होगा? सी तरतु का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सी तरतु का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा शीत प्लस ऋतु, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? जल्दी बताओ। राम सीता से सुंदर है, तो इस वाक्य में कौन सा से कारक चिन्ह है? और अलग होने के लिए, क्योंकि राम और सीता दो अलग अलग पर्सन है, तो अलग होने के लिए से कारक चिन्ह का यूज हो रहा है, इसलिए अपादान कारक, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका जा। जा जो है वो एक स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चंस की हिंदी आकृति की दृष्टि, देखो ये मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसमें चा वर्ग के उच्चारण में अधिक संघर्ष होता है और मुंह से निकलने वाली वायु अधिक घर्षण करती है। यही कारण है कि इन्हें हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जा एक स्पर्शी संघर्षी व्यंजन भी होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? हिंदी आकृति की दृष्टि से बोल रहे हैं, तो ये किस प्रकार की श्लिष्ट योगात्मक भाषा है? तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सकल और सकल का अर्थ क्या है? सकल और सकल का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है एक सकल माने संपूर्ण और एक सकल माने अंश, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, ए राकेश यहाँ आओ,
इस वाक्य में कौन सा कारक है? डंडा बिंदी लगी, आंख बंद करके लगा देना कौन सा कारक है। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो दोस्तों ये था आपका हिंदी का टेस्ट। अगर आप लोग इंटरेस्ट नहीं लोगे तो आप यकीन मान लो, मैं केवल और केवल आपको क्या करूंगा और बोल दूंगा कि जो वीडियो मैंने प्रोवाइड करवाई है, उसी से आप अपना काम चला लो। इसलिए मैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहे, तो आप लोग अपना सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ। कई लोग तो अच्छे कमेंट्स करते हैं बहुत ज्यादा, तो उन्हीं की वजह से ही ये सीरीज चल रही है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।